हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 29th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ओके। एंड इस सेशन में कल के दिन रकल्स क्रिएट हुआ इन द हाउस ऑफ लोकसभा। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक बिल प्रेजेंट किया, दैट इज द नेम ऑफ द बिल इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। अब ये बिल बोलता क्या है? दिस बिल सेज दिस बिल गिव्स पावर एंड अलाउ द पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज कि वो प्रिजनर्स के डेटा को स्टोर कर सकता है। कैसे डेटा को मतलब कलेक्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है और एनालिसिस कर सकता है। कौन सा? आपका फिजिकल डेटा, बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग आपका रेटाइनल और आइरिस स्कैन, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स ले लेगा, आपके लेग प्रिंट्स ले लेगा, आपके आइरिस स्कैन करेगा, आपका ब्लड सैंपल ले लेगा, ओके। डीएनए भी स्टोर करके रख लेगा, डीएनए में भी रख लेगा। सो ये बिल परमिशन दे देगा टू दी पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज कि वो प्रिजनर्स के आपके फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट करके रख ले, इंक्लूडिंग आपका रेटाइनल और आइरिस स्कैन भी। ठीक है। अब इस चीज को लेकर लोकसभा में जो अपोजिशन है उन्होंने अपोज किया। उन्होंने बोला कि ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है। और इस बिल में एक चीज और है, इस बिल में ये लिखा गया कि देखो, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स है, नहीं, चाहे आप एक्यूज्ड हो, चाहे आप अंडर ट्रायल हो, चाहे आप कन्विक्टेड हो, चाहे आपको प्रिजन में रखा गया हो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर। अब जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जैसे कि उमर खालिद को रखा था, कन्हैया कुमार को रखा था, तो उनको किस लॉ के अंडर रखा था? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर। ठीक है। तो उनके भी डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। एंड दिस बिल विल रिपील व्हाट? दिस विल रिपील दी प्रिजनर्स एक्ट 1920। एंड प्रिजनर्स एक्ट 1920 का जो स्कोप था वो इतना ही था कि वो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और लेग प्रिंट्स को स्टोर करके रख सकता था। बाकी आपके रेटाइना और आइरिस स्कैन नहीं करवा सकते थे आप ब्लड सैंपल नहीं ले सकते थे, डीएनए नहीं हो सकता था आपका। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिस बिल हो सकता है, ये प्रिजन अथॉरिटीज और पुलिस के पास राइट है, ओके। और एक चीज और है इसमें कि ये जो डेटा रहेगा ना, डेटा स्टोर रहेगा फॉर दी 75 ईयर्स इन दी अंडर दी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। ठीक है। एंड एक चीज और कि अगर मान के चलो, जैसे कि आई एम अंडर ट्रायल प्रिजनर, ठीक है, मेरा डेटा स्टोर हो गया है ना। अब मेरा डेटा स्टोर रहा, लेकिन जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आपको हम एक्विट करते हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपको गलत फंसाया गया, आप उस क्राइम के लिए बिल्कुल लाइबल नहीं है, तो जो मेरा डेटा कलेक्ट किया गया था उसको इरेज कर दिया जाएगा बाय दी अथॉरिटीज, ओके। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो कल फाइनली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल किया गया अगेंस्ट दी इमरान खान गवर्नमेंट। और टेबल किसने किया? इट्स शाहबाज शरीफ। ये नवाज शरीफ के नेफ्यू हैं एंड आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपोजिशन लीडर भी हैं इन दी नेशनल असेंबली, ओके। एंड उन्होंने टेबल किया, उन्होंने बोला है कि जो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया उसमें 172 लोगों ने वोट्स डाले हैं इमरान खान गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और मेजोरिटी के लिए भी उनको 172 चाहिए ही है। मूविंग फर्दर, सो जो एक्यूज था सूली डील्स का, अगर आपको याद है, एक सूली डील ऐप चला था, एक सूली डील ऐप इशू चल गया था कि जहां पर उस ऐप में मुस्लिम विमेंस का ऑक्शन किया जाता था, है ना। तो इंडिया में मतलब उनकी विदाउट एनी परमिशन उनकी फोटो खींच के उनको उनको बोल दिया था कि भाई ये विमेन ऑक्शन है। मतलब ऐसी एक बच्चे ने मजे के तौर पे उसने लिया था, लेकिन वो एक तरीके से ये गलत चीज था। विमेन की मॉडेस्टी को हम पहुंचा रहा था, विमेन की प्राइवेसी ब्रीच हो रही थी। इस चीज को लेकर भोपाल का इंजीनियरिंग का था, तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट का वो, बट भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज का वो लड़का था, उसको अरेस्ट किया गया। एंड फाइनली कल कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी। और बेल ग्रांट कर दी किस बेसिस पर? बेल ग्रांट कर दी है कि भाई वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है एंड प्रोलॉन्ग इनकारनेशन कुड बी डिटरमाइंटल टू हिज ओवरऑल वेलबिंग। मतलब उसको लंबे समय तक अगर हमने जेल में बंद करके रखा या उसको हमने प्रिजन डिटेंशन करके रखा, तो उसके वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो अब
ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बेल मिली, इंपॉर्टेंट ये है कि बेल इन कंडीशन पर भी मिल सकती है। किस कंडीशन पे? अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, या फिर एंड आपके वेलबींग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कोर्ट इस बेसिस पर भी बेल ग्रांट कर सकती है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द सिटी न्यूज, नहीं पढ़ना है, सो विल मूव टू द स्टेट पेज। लेट्स से स्टेट पेज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। या सो केरला हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि जब भी जनरल स्ट्राइक होगी, उस जनरल स्ट्राइक में गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की 100% अटेंडेंस होनी चाहिए उनके गवर्नमेंट ऑफिस में। ये चीज उन्होंने बोल दिया है। अगर कोई कोई एम्प्लॉय वायलेट करता है रूल के, तो उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। ये केरला हाई कोर्ट ने बोल दिया है, ठीक है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, अभी बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल करी है कि भाई केरला के जो अथॉरिटीज है ना, केरला स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज, वो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए लैंड सर्वे कर रहे हैं, और उस लैंड सर्वे पर स्टे लगना चाहिए। उनको नहीं करना चाहिए लैंड सर्वे, क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से परमिशन नहीं आ जाती, आप नहीं बना सकते। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, केरला गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सर्वे कंडक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टीज को मार्क कर सकती है, और वहां पर स्टोन्स लगा सकती है के रेल के। के रेल मतलब सिल्वर लाइन या केरला रेल समझ लो, जो उनका एक तरीके से उन्होंने टर्म दिया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को, के रेल, ठीक है। सो वो कर सकते हैं। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी भी कर सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ केरला सर्वे बाउंड्री एक्ट 1961। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कर सकता है। वो कोई भी राइट को ब्रीच नहीं कर रहा, किसी भी राइट को ब्रीच नहीं कर रहा, या किसी भी लॉ को ब्रीच नहीं कर रहा केरला गवर्नमेंट, ठीक है। अपने 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 लॉ के एम्बिट में ही काम कर रहा है, और केरला गवर्नमेंट के पास ये राइट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कर सकता है, लैंड सर्वे कर सकता है। हाँ, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकता, सर्वे तो कर सकता है कि भाई क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, लोगों पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इससे क्या बेनिफिट होंगे, हमें कैसे लाइन लेके जानी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही, ये असेसमेंट कर सकता है। इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई नहीं, हम लैंड सर्वे पे स्टे नहीं लगा सकते। उनके पास राइट है, वो करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। एंड अभी केरला हाईकोर्ट में बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल करी। उन्होंने ये बोला कि केरला अथॉरिटीज, केरला स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, और वो सर्वे करते समय हमारे ऊपर एक तरीके से वो हमें हमें कोहर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं अथॉरिटी के साथ। और हम उनको अगर एंटर करने से मना करें, तो वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे पास राइट है, हम गवर्नमेंट से आए हुए हैं। तो उनको डरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, कॉमन आदमी को डरा रहे हैं, कॉमन पीपल को डरा रहे हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया जाएगा, ये सारी चीजें। तो केरला हाईकोर्ट का ये कहना है कि भाई देखो, आपको लोगों को डराने की जरूरत नहीं है ना, आप सर्वे करिए। अगर वो अलाउड करते हैं तो बिल्कुल जाइए, नहीं अलाउ करते हैं तो भैया आप बाहर से सर्वे करिए, या आप रिक्वेस्ट करिए। आप किसी को डरा धमका के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में मत घुसिए। मूविंग फर्दर, सो यूनेस्को, ओके। सो यूनेस्को देखा जाए, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूनेस्को की हम बात करें तो यूनेस्को के एम्बिट में एक बॉडी आती है, यूसीसीएन, ठीक है। और यूसीसीएन, यू ट्रिपल सी, सॉरी, ठीक है, यू ट्रिपल सी, एंड दैट इज अबाउट द यूनेस्को कल्चरल सिटीज। मतलब ये यूनेस्को जो है ना, वो सिटीज को टैग देता है। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को टैग देता है, जैसे ताजमहल को टैग मिल रखा है हेरिटेज साइट्स को, है ना। तो वैसे ही ये सिटीज को भी टैग देता है, जिससे होता क्या है कि सिटीज को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है। अब सिटीज को टैग किस बेस पे मिलता है? उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, या जो उनका कल्चर है। इंडिया में अभी 6 सिटीज हैं जिसको यूनेस्को ने टैग दे रखा है, जिसमें से एक श्रीनगर है। श्रीनगर को मिला है आपका आपका क्राफ्ट एंड आपका कल्चरल वाला, ठीक है। क्राफ्ट एंड फोक का उसको टैग मिल रखा है। बनारस को मिल रखा है म्यूजिक के फील्ड में। हैदराबाद को मिल रखा है गैस्ट्रोनॉमी में। आपका आपका चेन्नई को मिल रखा है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेन्नई को शायद म्यूजिक में मिल रखा है, ओके। और बनारस को भी म्यूजिक मिल रखा है। जयपुर को कल्चरल एंड फोक में मिल रखा है। मुंबई को मिल रखा है फिल्म्स कैटेगरी में। तो बात यही चल रही है कि केरला की भी सिटीज को यूनेस्को टैग दे, और इसके लिए बहुत सारे सर्वेज चल रहे हैं।
और सिटीज को रेडी किया जा रहा है। और बताएगा कोजी कोड, तो कोजी कोड के ऊपर चल रहा है, कोजी कोड को सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया जाए। ओके, सिटी ऑफ लिटरेचर। और आपके त्रिवेंद्रम को सिटी ऑफ पीस, कोलम सिटी को सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोच्चि को सिटी ऑफ डिजाइन, त्रिशूर को सिटी ऑफ लर्निंग, कुनूर को सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। ये सिटीज को अगर ब्रांडिंग मिलेगी ना, तो एक ग्लोबल रीच मिलता है उन सिटीज को, टूरिज्म बूस्टअप होता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है, वहां पर कल्चर हेरिटेज बन जाता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं अगर यूनेस्को का टैग मिलता है तो। मूविंग फर्दर, सो कमिटी की रिपोर्ट आई थी। अच्छा, ये बहुत, मालाबार रेवेलियन याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा मालाबार रेवेलियन कब हुआ था। ठीक है, 1921 में स्टार्ट हुआ था इन दी केरला बाय द मुस्लिम्स, स्पेसिफिकली मुस्लिम से उसमें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड हिंदू जमींदास। ठीक है, तो उसमें मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के जो एग्रेसिव लॉस थे, जमींदारी लॉस थे, उनके अगेंस्ट फाइट किया था। वॉलेंट ये अच्छा, ये वॉयलेंस वाला था, इसमें वॉयलेंस हुआ था मालाबार रेवेलियन में। और ये इंसिडेंट, ये मालाबार रेवेलियन अभी इतना लाइमलाइट में आ गया क्योंकि साउथ में, केरला में, मलयालम इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट एक्टर है पृथ्वीराज। ठीक है, अगर आपने पृथ्वीराज, यार अब कैसे देखो, पृथ्वीराज ने बॉलीवुड में काम किया हुआ है बट मूवी आपने नहीं देखी होगी, एक औरंगजेब करके मूवी है अर्जुन कपूर की, उसमें उन्होंने काम किया है। एंड एक अच्छा प्रोमिनेंट फिगर है मलयालम इंडस्ट्री में। जैसे कि इंडिया में, जैसे कि बॉलीवुड में आमिर खान है, सलमान खान है, तो वैसे ही मलयालम इंडस्ट्री में पृथ्वीराज है, मोहनलाल है, तो पृथ्वीराज का भी बहुत बड़ा नाम है मलयालम इंडस्ट्री में। तो पृथ्वीराज क्या है ना, पृथ्वीराज मालाबार रेबेलियन के जो लीडर थे, आपके आपके वी के हाजी, उनके ऊपर मूवी बना रहे थे। ठीक है, वी के हाजी और अली मुस्लियार के ऊपर मूवी बना रहे थे। अब उसको ऊपर प्रोटेस्ट हो गया। जो राइट विंग के लोग हैं, हिंदू राइट विंग के लोग हैं, उनका ये कहना है कि देखो ये इनका कोई भी फ्रीडम फाइटिंग से रिलेटेड नहीं था, ये सब अपने राइट के लिए लड़ रहे थे। तो अगर इस बेस पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स नहीं है ऐसे। तो फिर आपका लक्ष्मीबाई फ्रीडम फाइटर नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी ना, झांसी के लिए लड़ रही थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इसी चीज को लेकर इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के पास रिकमेंडेशन आई बाय द सेवरल कमिटीज, और ये बोला गया कि आपने जो लिस्ट बना रखी है 1857 से लेकर 1947 के फ्रीडम फाइटर्स की, उसमें से मालाबार रेवेलियन के जो मार्टर्स हैं उनका नाम हटा देना चाहिए। और इस चीज को लेकर आईसीएचआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने, उस डिसीजन को डिफर कर दिया है। डिफर का मतलब अभी स्टे कर दिया है फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब उस पर अभी कोई स्टेप नहीं लिया, ना हाँ बोला ना बोला। ठीक है, ये चीज है। तो मालाबार रेबेलियन याद रखना कि मालाबार रेबेलियन था क्या, केरला में स्टार्ट हुआ था। हिंदी, या हम बोल सकते हैं आपका, उस समय केरला तो नहीं बोलते थे, उस समय आपका तंजोर आपका, जैसे कि पहले जैसे कि आप हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन को पहले आप क्या बोलते थे, हैदराबाद, है ना। वैसे ही आप कर्नाटका वाले रीजन को बोलते थे आपका मैसूर। ठीक है, तो वैसे ही आपका केरला वाले रीजन को बोलते थे आपका तंजोर। मूविंग फर्दर, सो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन देखा जाए, इट्स एन आइडिया बाय द स्टेट, इट्स एन आइडिया बाय द आइडिया ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। आम आदमी पार्टी का ये आइडिया था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ये आइडिया था। और सबसे पहले ये इंडिया में एप्लीकेबल होना था दिल्ली में, पर दिल्ली में ये स्टॉल रहा। उसके बाद फिर बहुत सारी स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छी स्कीम लगी, जैसे कि यूपी ने कर दिया। और फाइनली अब पंजाब ने भी, जहां पर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी डोर स्टेप राशन डिलीवरी जो स्कीम है वो रोल आउट कर दी है। लेकिन दिल्ली में अभी ये पेंडिंग पड़ी हुई है। दिल्ली में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल करी है, जो मतलब आपके राशन डीलर्स हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल करी है। उन्होंने पिटीशन में ये बोला है इन दी सुप्रीम कोर्ट, इन दी हाई कोर्ट, कि ये जो डिसीजन है डोर स्टेप डिलीवरी का वो गलत है। क्योंकि अगर आपको डोर स्टेप डिलीवरी लेके आनी है तो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड डेयरी स्पेसिफाइड आर्टिकल्स रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट ऑर्डर 1981 में अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा, जो कि पार्लियामेंट्री मेड लॉज है।
और दिल्ली गवर्नमेंट उसमें तो लॉ में आप अमेंडमेंट लेके नहीं आ सकते। तो इस चीज के चलते दिल्ली गवर्नमेंट का जो स्टेप है डोर स्टेप डिलीवरी का, वो बिल्कुल भी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब इस चीज को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट का भी ये कहना था कि देखो, दिस इज नॉट एन कंपल्सरी स्कीम, इट्स एन ऑप्शनल। अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है, नहीं चाहिए तो नहीं ले सकता है। तो ऐसी स्कीम तो आ सकती है, कंपल्सरी होता तो अलग बात थी। ठीक है। और दूसरा जो रीजन है जिसकी वजह से स्कीम अटकी हुई है, वो ये है क्योंकि स्कीम को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं दिया। और अभी क्या हुआ था कि आपका दिल्ली में अभी अमेंडमेंट आया था यूनियन टेरिटरीज की पावर को लेकर, और इसमें से 2 पावर और अब आपके उसको चली गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की पावर कम हो गई। तो जिसके चलते परमिशन जो है, जब भी कोई बिल पास होगा, परमिशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन अभी नहीं दी, पेंडिंग पड़ी हुई है। और दूसरा रीजन क्या है कि अभी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से डोर स्टेप राशन डिलीवरी का जो स्कीम है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इन दी सिटी ऑफ या इन दी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, आज हमारे एडिटोरियल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट दी बिम्स्टेक, इसको अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, याद रखना इसको। ठीक है, बिम्स्टेक पढ़ने वाले हैं क्योंकि बिम्स्टेक की अभी समिट होगी, इसमें इंडिया भी इंडिया भी आएगा। पहले तो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी आपके फॉरेन मिनिस्टर्स की, फिर समिट होगी बिम्स्टेक की, श्रीलंका में होने वाली है, मतलब होगी आपकी वर्चुअल, बट श्रीलंका होस्ट करेगा। दिस वन अबाउट दी JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इट्स अबाउट दी ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर है। ईरान न्यूक्लियर डील को JCPOA बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान है P5+1। P5 मतलब यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स प्लस जर्मनी। ठीक है, और प्लस ईरान। ठीक है, तो P5+1 प्लस ईरान, इन 6 लोगों के बीच, 7 लोगों के बीच में ये डील है। क्या है समझेंगे, इसको पढ़ना है अपन को, एंड फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी अपन जाएंगे, उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कस दी सब रीजनल ग्रुपिंग दैट मस्ट बी गेट बैक ऑन कोर्स, दिस इज अबाउट दी बिम्स्टेक। ठीक है, तो देखा जाए बिम्स्टेक के पहले समझो, बिम्स्टेक की अभी समिट होने वाली है, श्रीलंका होस्ट करेगा, और ये वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। और हमने कल पढ़ा भी था कि बिम्स्टेक की हम बात करें तो बिम्स्टेक में म्यांमार में अभी मिलिट्री कू रखा है, तो म्यांमार भी पार्टिसिपेट करने वाला है बिम्स्टेक में। तो बिम्स्टेक के बारे में पहले समझो। तो बिम्स्टेक देखा जाए तो बिम्स्टेक जो है वो सबसे पहले पिक्चर में आया था 1997 में, जब बैंकॉक डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया गया। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन प्रेजेंट किया गया और बिम्स्टेक पिक्चर में आ गया। और बिम्स्टेक की हम बात करें तो बिम्स्टेक का पहला समिट जो था वो 2004 में हुआ था इन दी सिटी ऑफ बैंकॉक, बैंकॉक इन थाईलैंड। और हेडक्वार्टर जो है बिम्स्टेक का वो कहां पर है, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, और बिम्स्टेक में कितने नेशन है, 7 नेशन है, जिसमें से 5 साउथ एशियन नेशन है और 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। साउथ एशियन नेशन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। और 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन से हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, और देखा जाए तो पहले बिम्स्टेक जो था वो सिर्फ 4 मेंबर स्टेट ही थे उसमें, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। फिर बाद में आपके रिमेनिंग जो 3 मेंबर्स है वो ऐड होते गए। और बिम्स्टेक की हम बात करें तो बिम्स्टेक का जो एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन है दैट्स इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टूरिज्म से रिलेटेड है, फिशरीज है, कल्चर है, पॉवर्टी एलिवेशन है, एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट है, एंड आपका क्लाइमेट चेंज है। ओके, और बिम्स्टेक की हम बात करें तो बिम्स्टेक अकाउंट, जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक के जो नेशन है, अकाउंट फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो एक बहुत बड़ा वो है आपका, पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, बिम्स्टेक की अगर हम कंबाइंड जीडीपी देखें, बिम्स्टेक नेशन की कंबाइंड जीडीपी देखें तो इट्स 2.7 ट्रिलियन। बाकी इसको रिवाइज होगी अभी क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो $2.7 ट्रिलियन इज द कंबाइंड जीडीपी ऑफ द बिम्स्टेक। ओके, एंड वर्ल्ड का 1/4 ऑफ द ट्रेड जो है वो वे ऑफ बंगाल से पास होता है, इधर ही रूट से पास होता है। ठीक है, ये चीज बताया गया। अब लेकिन चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं बिम्स्टेक को लेकर। अब वो है क्या, क्योंकि बिम्स्टेक को रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि रीजनल कॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है ना। और रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया ने ग्रुप बनाया था, इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन था ऑलरेडी, एसोसिएशन था, शार्क। लेकिन वो शार्क डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बन रही। और शार्क से अच्छा बिम्स्टेक है, क्यों, क्योंकि शार्क सिर्फ रीजनल कॉर्पोरेशन है,
बाकी बिम्स्टेक क्या है? इंटर रीजनल कॉर्पोरेशन है, क्योंकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है। वो तो क्या है, सिर्फ साउथ एशियन नेशंस का है शार्क, साउथ एशियन नेशंस का है। बाकी बिम्स्टेक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी है और साउथ एशियन नेशंस भी हैं, दोनों हैं। देखा जाए तो शार्क जैसा बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक को रिवाइव करने की जरूरत है। बट चैलेंजेस क्या है? तो पहला चैलेंज है कि अनफिनिश्ड इकोनॉमिक एजेंडा। क्या? 2004 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था फ्री ट्रेड को लेकर, कि बिम्स्टेक नेशंस में फ्री ट्रेड होगा 2004 में। लेकिन अभी तक ये फ्री ट्रेड वाला जो एग्रीमेंट है अंडर द बिम्स्टेक, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस पर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ रही। देखा जाए तो 20 राउंड हो चुके हैं टॉक्स के, लेकिन तब भी इस पे कोई बात आगे नहीं बढ़ रही। दूसरा जो है वो है इंटरनल टसल, क्योंकि अभी भी बिम्स्टेक नेशंस में ना इंटरनल टसल है, बहुत इंटरनल टसल है। जैसे कि आपका आपका इंडिया श्रीलंका के बीच में रहता है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में रहता है, अभी इंडिया नेपाल के बीच में हो गया था, है ना। तो ये तो अपन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, बाकी अमंग दी नेशंस ऑफ बिम्स्टेक उनमें भी टसल चलता है, तो एक इंटरनल टसल है। तीसरा जो चैलेंज है वो है चाइना का इंस्टीट्यूशन। चाइना का इंस्टीट्यूशन मतलब, क्योंकि चाइना चाहता है कि साउथ एशियन नेशंस पे हमारा इन्फ्लुएंस हो, और उसको अगर इन्फ्लुएंस पैदा करना है अपना साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पर, तो उसको बिम्स्टेक जैसे एसोसिएशन को एलिमिनेट करना होगा, खत्म करना होगा, या उसका लेस रेलेवेंस रखवाना होगा। और जिसके चलते चाइना बहुत प्रेशराइज करता है बहुत सारे नेशंस के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, इवन नेपाल के ऊपर, इवन म्यांमार थाईलैंड के ऊपर, इंडिया के ऊपर नहीं रख पाता, लेकिन इन नेशंस के ऊपर प्रेशराइज करता है कि भाई बिम्स्टेक में आप इन्वॉल्व मत होइए, बिम्स्टेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बिम्स्टेक को ज्यादा रेलेवेंस मत दीजिए। और पांचवा जो आपका चौथा जो मेजर चैलेंज है वो है आपका मिलिट्री कू को लेकर, क्योंकि म्यांमार में कू हो रखा है, उस चीज को लेकर है। और बिम्स्टेक देखा जाए तो बिम्स्टेक पहली ही बात करता है कि भाई हम डेमोक्रेसी को ज्यादा अपहेल्ड करेंगे, लेकिन आपने मिलिट्री कू म्यांमार में रख रखा है, जो कि वन ऑफ द नेशन है, वन ऑफ द मेंबर्स है बिम्स्टेक का। तो ये सारे चैलेंजेस हैं बिम्स्टेक के। ओके, बाकी डिफरेंस भी है बिम्स्टेक और शार्क के बीच में, ये थोड़ा समझ लो, ये थोड़ा सा अच्छा है। एंड ये देखा जाए तो जो शार्क है वो कंट्रीब्यूट करता है ट्रेड का 5%, इंटर रीजनल ट्रेड, और वहीं आपका बिम्स्टेक है वो 6% से ज्यादा। तो बिम्स्टेक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा अच्छा है। ओके, ये चीज बताया गया। बाकी इसमें चैलेंजेस बताए गए हैं, इसमें ये नहीं बताया गया कि कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, नेक्स्ट दैट्स अबाउट द JCPOA कंटिन्यू टू बी एल्यूसिव। है क्या? देखो, देखा जाए तो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी बाय द बराक ओबामा regime in the year 2015, एंड उस ईरान न्यूक्लियर डील को हम लोग JCPOA भी बोलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और इस इस JCPO के थ्रू देखा जाए तो ईरान जो है ना, ईरान बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं उसको यूज नहीं करेगा। जैसे कि आपके यूरेनियम को इनरिच नहीं करेगा, हाई वाटर्स को यूज नहीं करेगा, ये लगाए गए थे। और ईरान जो है, ईरान इस बात पे एग्री कर गया था कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी काउंसिल है वो ईरान में इंस्पेक्शन करने के लिए आ सकती है, चेक कर सकती है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे। ठीक है, तो दो चीज पे ईरान एग्री किया था इस डील के अंदर। क्या? कि भाई हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे कि यूरेनियम को इनरिच करना, आपका 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 यूरेनियम को इनरिच करना, और क्या बोलते हैं, हाई वाटर्स को यूज करना, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हम यूज नहीं करने वाले। और दूसरा ये था कि भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान के न्यूक्लियर जहां जितनी भी जगह है ईरान में, जितनी भी जगह है जहां पर लगता है उन लोगों को कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इस डील में 7 कंट्रीज इंवॉल्व हैं। P5 का मतलब क्या है? परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस +1, मतलब जर्मनी वर्सेस ईरान, ये था। और
देखा जाए तो ईरान तो एग्री कर गया दो बात पे, फिर यूरोपियन नेशंस क्या एग्री किया और यूएसए क्या एग्री किया, ये अब अदर जो वेस्टर्न नेशंस है वो क्या एग्री किया। वेस्टर्न नेशंस का ये कहना था कि हम इस एग्रीमेंट में अगर ईरान एग्री करता है तो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सैंक्शंस हटा देंगे। ईरान फिर किसी भी कंट्री के साथ ऑयल बेच सकता है, क्रूड ऑयल बेच सकता है, जो भी उससे एग्रीमेंट करना है ट्रेड कर सकता है। उसके वो सैंक्शंस लगाए गए थे वो हम सैंक्शंस हटा देंगे। अब ईरान के लिए देखा जाए तो अच्छी बात थी, क्योंकि ईरान जो है ना, ईरान में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे सैंक्शंस के चलते, क्योंकि बहुत सारे नेशन जो थे वो ईरान से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, ईरान से ऑयल नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि ईरान में सस्ता ऑयल मिलता है कंपैरेटिवली सऊदी अरेबिया से। तो इसके चलते ईरान से नहीं ले पा रहे थे क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे, तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटे, लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ईरान के साथ, है ना। तो ईरान में इकोनॉमिक रिवाइवल भी आ गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम आया और डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम ने क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई ईरान की जो डील है उसको हम सस्पेंड करते हैं। और किस बेस पे किया, एक तो उन्होंने एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि उन्होंने अदर पार्टीज, मतलब यूरोपियन नेशंस जो लोग हैं P5+1, सॉरी मतलब P5 में तो एक यूएस अकेला ही है, बाकी जो रिमेनिंग है उनसे और आपका जर्मनी से पूछा ही नहीं कि हम JCPO को खत्म कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, और सस्पेंड कर दिया उसने बिना पूछे, डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम ने, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने। जिसके चलते हुआ क्या, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे तो इंडिया के लिए भी खराब रहा। इंडिया के पर्सपेक्टिव बाद में समझेंगे। तो खराब ये रहा कि ईरान ने यूरेनियम एनरिच करना स्टार्ट कर दिया, ईरान ने बंद कर दिया। ईरान ने बोला कि भाई अब कोई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का कोई मेंबर नहीं आएगा इंस्पेक्ट करने के लिए, और हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, हाई वाटर्स का यूज करेंगे, यूरेनियम एनरिच करेंगे और हम बना सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। ये उनका सिंपल सिंपल सा कहना था। अब इंडिया के लिए ये थोड़ा सा खराब है। इंडिया के लिए खराब क्या है, क्योंकि इंडिया को ईरान से सस्ता ऑयल मिलता था, सस्ता मिलता था कंपैरेटिवली फ्रॉम रशिया और सऊदी अरेबिया। ईरान और इंडिया बहुत डिपेंडेंट था, इंडिया बहुत इंपोर्ट कराता था ऑयल ईरान से, और इंडिया भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था ईरान में, वाटर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। लेकिन इंडिया को डर अब ये आ गया कि अगर ईरान से उसने ऑयल खरीदा तो काटसा का उसको फेस करना होगा। काटसा क्या है, सो काटसा इज काउंटरिंग द countering adversaries uh, through sanctions act. I'm just forgetting the full form of काटसा। तो उस काटसा के थ्रू होता क्या है, काटसा के थ्रू ये होता है कि अगर अमेरिका ने किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाया और आपने उस कंट्री के साथ ट्रेड किया तो फिर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। ये चीज आपका बताया गया था, ठीक है। एंड या तो काटसा का फुल फॉर्म ये है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है तो यूएस ने किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगा रखा है, तो फिर वो कोई भी कंट्री अगर ट्रेड करती है उस सैंक्शनड कंट्री के साथ या कोई भी एग्रीमेंट करती है तो यूएस उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगा, ओके। और अभी यही बात चल रही है कि अभी बिकॉज ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में है, क्योंकि उस पर अभी कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। मूविंग फर्दर ऑन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, this editorial something very very important in today's newspaper, that's about the coral reef या कोरल ब्लीचिंग बोल सकते हैं। कोरल रीफ इट्स अ बिगर टर्म, कोरल रीफ को डिग्रेडेशन को हम बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग है क्या। देखो अभी एडिटोरियल एक्सप्लेनर लिखा क्यों गया, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि अभी आपका जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, उसकी मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने बोला है कि ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होती है वो समझने के लिए पहले समझो कोरल रीफ क्या होता है। तो देखा जाए तो कोरल रीफ इज अ मैराइन एनिमल्स, और कैसे एनिमल्स, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं क्या, इनवर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स कैसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका स्पाइन नहीं होता, मतलब जिनकी बोन्स नहीं होती, ठीक है। तो कोरल्स क्या है, कोरल्स आदि मैराइन एनिमल्स बट विदाउट स्पाइन, जिनकी बोन्स नहीं होते। फिश में बोन्स होती है, तो फिश इज नॉट अ आपका मैराइन, फिश इज नॉट अ कोरल। क्या होगा कोरल्स, ऐसे मैराइन्स एनिमल्स जिनकी स्पाइन नहीं होती, जिनका
बोन नहीं होता जिनके पास, ठीक है। और देखा जाए तो हर कोरल जो है, हम लोग हर कोरल, एक ईच कोरल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिप। और थाउजेंड्स ऑफ कोरल्स को क्या बोलेंगे, पॉलिप्स लिविंग टुगेदर। तो वो क्या बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। अगर आप पिक्चर्स देखोगे ग्रेट बैरियर रीफ की, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। तो एक के ऊपर मल्टीप्लाई होते जाते हैं कोरल्स। जैसे कि अपन ह्यूमन भी मल्टीप्लाई होते जाते हैं ना, कैसे, बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज, है ना। तो वैसे ही कोरल भी मल्टीप्लाई होते हैं, बट बहुत रैपिड तरीके से, ठीक है। कोरल्स की हम बात करें तो कोरल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड कोरल, एक होता है सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल जो है, हार्ड कोरल क्या बनाता है, रीफ बिल्डिंग बनाता है। अब जैसे कि वो, उसका जो फूड है, उसका फूड क्या है, उसका फूड है आपका क्या, आपका लाइमस्टोन से कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट करना, जिससे वो व्हाइटिश सा रहता है, जो हार्ड कोरल है, ठीक है। और सॉफ्ट कोरल की हम बात करें तो सॉफ्ट कोरल इट्स समथिंग अबाउट, उसका जो अपीयरेंस है वो प्लांट्स की तरह होता है, ठीक है। और वो अपने एंसेस्टर्स, मतलब जो उसके एंसेस्टर्स रहे हैं, जो प्रीवियस सॉफ्ट कोरल रहे हैं, उसके स्केलेटन पर वो लोग अटैच रहते हैं, ये है। तो अगर कभी हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल में डिफरेंस देखना है, तो हार्ड कोरल व्हाइट इन कलर होता है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट लेता है एंड फ्रॉम द लाइमस्टोन। और हार्ड कोरल जो है वो ग्रीनिश सा होता है, प्लांट की तरह दिखता है वो, ठीक है, क्योंकि वो अपने ही स्केलेटन से अटैच होता है और वो फोटोसिंथेसिस और बहुत सारी चीजें करता है। और देखा जाए तो वर्ल्ड में, इस अर्थ पर सबसे लार्जेस्ट अगर कोई लिविंग स्ट्रक्चर है तो वो कोरल है, ठीक है। और कोरल एल्गे, एल्गे से भी उनका अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, क्योंकि एल्गे उनको फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ना। एंड दैट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग दी सनलाइट यूज करते हैं। और वहीं कोरल भी जो है एल्गे को क्या देता है, आपका घर देता है और की न्यूट्रिएंट्स देता है। तो ये चीज होती है। और जो सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वर्ल्ड का, वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। इट्स अराउंड 2300 किलोमीटर। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है, कोरल कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि अगर एनवायरनमेंट में स्ट्रेस पैदा होता है। अब स्ट्रेस पैदा कैसे होता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली, पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, हाई लेवल्स ऑफ ओशन एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके चलते होता क्या है, जो फूड प्रोसेसिंग एल्गे हैं, जो कि कोरल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, वो लोग रिएक्टिव ऑर्गन स्पीसीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कोरल्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता। और जिसके चलते कोरल्स क्या होते हैं, डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज बताएगा। और जो डेड होना स्टार्ट हो गए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरल ब्लीचिंग। और सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग कहाँ आई थी, 1998 में आया था, बिकॉज ऑफ द एल नीनो। मतलब पहली बार हमने ऑब्जर्व किया था एल नीनो के चलते। एल नीनो का मतलब होता है कि एल नीनो मतलब कि एक तरीके से पैसिफिक ओशियन में टेम्परेचर हाई हो जाता है। और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जिसके चलते क्या हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो गई, और 8% ऑफ दी वर्ल्ड कोरल जो है वो खत्म हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस 1998 एल नीनो वेदर, ठीक है। फिर 2021 में भी एक स्टडी आई थी बाय द ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। उसने बताया कि 2009 से लेकर 2018 तक, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द इन्वायरमेंट, अराउंड 14% ऑफ द वर्ल्ड कोरल जो है, उसको वो कोरल है हमने लॉस्ट कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, कोरल रीफ हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। देखो क्या इंपॉर्टेंस है, कोरल रीफ देखा जाए तो कोरल रीफ कॉन्स्टिट्यूट एंड सपोर्ट 25% ऑफ द मैराइन बायोडाइवर्सिटी। 25% ऑफ द मैराइन बायोडाइवर्सिटी को कोरल रीफ जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि फिश को, टर्टल्स को, आपके लॉबस्टर्स को। और कोरल रीफ सिर्फ सी फ्लोर का 1% ही अपने एम्बिट में लेता है, और 25% ऑफ द मराइन बायोडाइवर्सिटीज को फूड प्रोवाइड करता है, होम्स प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें। और कोरल रीफ जो है वो फ्यूल प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है ग्लोबिंग फिशिंग इंडस्ट्रीज को, क्योंकि फिश को फूड प्रोवाइड करता है, होम प्रोवाइड करता है। तो अगर कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे तो फिश भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोरल रीफ सिस्टम जो है वो अराउंड $2.7 ट्रिलियन एनुअल इकोनॉमिक वैल्यू रखता है थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड टूरिज्म। खुद बताया गया ऑस्ट्रेलिया में 4.6 बिलियन ट्रेड होता है एनुअली प्री पैंडेमिक लेवल पर, बिकॉज ऑफ टूरिज्म ग्रेट बैरियर रीफ पर। ओके, सो अब यही पूछा गया, व्हाट इज द करंट कंडीशन ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। तो यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का यही कहना था कि
अभी ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसकी जो लाइफ है बहुत ग्रेव डेंजर में है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। मूविंग फर्दर, अच्छा एक चीज और पढ़ना, व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है? ठीक है, तो प्लास्टिक भी दो तरीके के हैं, एक होता है माइक्रोप्लास्टिक, एक होता है मैक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक आर दोस प्लास्टिक जो कि 5 mm की लेंथ से कम हो, और 5 mm की लेंथ से अगर ज्यादा हो तो वो मैक्रोप्लास्टिक है। ठीक है, जैसे कि आप बॉटल्स और बैग्स को यूज कर सकते हो। देखता है तो माइक्रोप्लास्टिक की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट यूएस ने और यूरोपियन केमिकल एजेंसी जो डेफिनेशन दी है वो यही बताई है कि अगर 5 mm लेंथ का कोई प्लास्टिक है, उससे कम का कोई प्लास्टिक है, तो वो माइक्रोप्लास्टिक है, उससे ज्यादा का है तो मैक्रोप्लास्टिक है। मूविंग फर्दर, ये चीज आपको खुद पढ़नी है, द स्टार्टअप्स इंडिया इनिशिएटिव, और इसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें, एड्रेसिंग रीजनल एंटरप्रेन्योरल डिस्पैरिटीज और इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन। ये दो चीजें पढ़ना बस। ठीक है, तो ये बताता है स्टार्टअप्स जो है बढ़ तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है अभी अभी, तो ये बता रहा है रीजनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये आपका बता रहा है क्या कि रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं मिल रहा सब लोगों का। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, सो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने इंडिया को थैंक यू बोला है फॉर द असिस्टेंस दे हैव प्रोवाइडेड टू रिवाइव द श्रीलंकन इकोनॉमी। अराउंड 1.5 डॉलर्स का, बिलियन डॉलर्स का जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया है इंडिया ने, उस चीज के लिए उन्होंने थैंक यू बोला है। Moving further, this news is also very important, and it's about the fleet card. Okay, तो fleet card to revamp fuel logistics for IAF vehicles। हुआ क्या? तो अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में, और इसमें होगा क्या कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फ्लीट कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनके व्हीकल्स के लिए। होता क्या था कि अभी कुछ डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप्स पर ही, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थे, उन डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप्स पे ही फ्यूल मिलता था इंडियन एयरफोर्स को, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब फ्लीट कार्ड्स प्रोवाइड कर देगा आईएएफ को, इंडियन एयरफोर्स को, एंड बाय दैट फ्लीट कार्ड्स, अगर आप फ्लीट कार्ड दिखाओगे और आईएएफ की व्हीकल है आपके पास, इंडियन एयरफोर्स की व्हीकल है या कुछ भी है, तो आपको किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल मिल जाएगा। जिससे होगा क्या, जिससे मूवमेंट जो है अब बहुत फास्ट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, उसको अब कोई लॉन्ग रूट नहीं लेना पड़ेगा, वो शॉर्टर रूट भी ले सकता है, क्योंकि उसको कोई अब डर नहीं रहेगा कि भैया हमें अब पेट्रोल की कमी मिलेगी। ओके, मूविंग फर्दर, सो दिस पेज समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है। मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पेज ऑफ नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी कोविड ऑर्फन्स फ्लाइट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टडी करेगा कि कोविड में जो लोग ऑर्फन्स हुए हैं उनकी अभी क्या कंडीशंस हैं। बाकी एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसकी उसकी रिपोर्ट खुद बोलती है कि अराउंड 10,600 से ज्यादा लोग ऑर्फन हुए हैं, एंड 1.47 लाख लोगों ने अपने किसी एक पेरेंट को लॉस्ट किया है। सो प्रमोद सावंत ने फिर से गोवा के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे ओथ ले ली है, सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया उनका। सुप्रीम कोर्ट क्वेरी ऑन माइनॉरिटी स्टेटस पिटिशन, सो इट्स अ पिटिशन जो कि फाइल है सुप्रीम कोर्ट में। अब किस चीज को लेकर है पिटिशन? ये है कि ऐसे स्टेट्स में जहां पर हिंदू की पॉपुलेशन कम है एज कंपेरिजन टू दी अदर रिलीजियस पॉपुलेशन, तो क्या वहां पर हिंदूज को रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो पिटिशन पड़ी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट से अभी क्वेश्चन पूछ रही है, मिनिस्ट्री से अभी डिस्कस कर रही है, क्लैरिटी चाहिए उसको मिनिस्ट्री से। मूविंग फर्दर, सो ये जरूर पढ़ना, जोजिला टनल। तो जोजिला टनल जो है वो कंप्लीट होना था 2026 तक, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नहीं, अब डेडलाइन को हम शिफ्ट कर रहे हैं 2024। मतलब उसको अब बोल दिया कि 2 साल पहले आप कंप्लीट करो। और जोजिला टनल जो है दैट विल कनेक्ट व्हाट, कश्मीर टू लद्दाख। पहले कश्मीर टू लद्दाख जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता था, 2 to 3 आवर्स। अब कितना लगेगा? जोजिला टनल कंप्लीट हो गया 30 मिनट्स। अब दोनों चीजों के लिए अच्छा है, टूरिज्म के लिए भी अच्छा है, दूसरा आपके सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब कश्मीर में जो आर्मी है या आर्मी के व्हीकल्स हैं वो अब लद्दाख इजीली पहुंच सकते हैं और अपने एलएसी को सिक्योर कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो कल अवार्ड सेरेमनी थी अकेडमी अवार्ड्स की, एंड इस बार के अकेडमी अवार्ड्स में जो बेस्ट फिल्म मिली है वो कोडा को मिली है। बेस्ट एक्टर जो है विल स्मिथ है ना, और अभी ये बहुत कंट्रोवर्सी में आ गए
क्योंकि उन्होंने क्रिस रॉक को ड्यूरिंग द सेरेमनी स्लैप कर दिया बिकॉज उन्होंने जोक किया था ऑन विल स्मिथ वाइफ। एंड जेसिका चेस्टीन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फॉर द मूवी द आईज ऑफ टेमी फे। एंड बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो जेन कैंपियन को मिला है, फीमेल डायरेक्टर, फॉर द मूवी द पावर ऑफ द डॉग। ओके, सो ये एक जगह लिख लेना क्या क्या चीजें लिखनी है, कौन से नंबर का एकेडमी अवार्ड था ये, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सो तालिबान गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब कोई भी अफगान विमेन अकेले फ्लाई नहीं करेगी। उसको अगर फ्लाई करना है तो उसका कोई ना कोई मैन कंपेनियन साथ में होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने बैन कर दिया कि अफगान विमेन कैन नॉट फ्लाई अलोन। उन्हें फ्लाई करना है तो उनके साथ मैन कंपेनियन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।